हेलो दोस्तों, आज चलिए देखते हैं हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम स्वीडन में है, तो वहीं पे जो सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन, वैसे तो अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है, लेकिन इसे डिटेल में जानते हैं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया। इसके निमित्त एक सम्मेलन आयोजित हुआ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आरंभ हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का आरंभ हुआ 5 जून 1972 को जो सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इसको कहें अगर हम तो UNEP का आरंभ हुआ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उद्देश्य था कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। इस सम्मेलन में 5 जून 1972 को इस सम्मेलन में जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। 5 जून को चलिए अब देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस अभी 2020 में मनाया गया है, तो 5 जून को तो मनाया जाता है, और 2020 में जो मनाया गया है इसकी थीम है जैव विविधता संरक्षण और टैग लाइन है प्रकृति के लिए समय। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया और इसकी जो थीम है जैव विविधता संरक्षण और टैग लाइन है प्रकृति के लिए समय। हेलेंस्की सम्मेलन हेलेंस्की फिनलैंड में हुआ 1974 में। यह संबंधित है सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से, सागरों में जो समुद्रों में पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। प्रोटोकॉल एक नियम के तहत समझौता है, नियम है, नियमों का पालन करने संबंधित। तो यह प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। किस लिए है? ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत जैसा कि हम लोग जानते हैं समताप मंडल में पाई जाती है। यह संधि हस्ताक्षर के 16 सितंबर 1987 को खोला गया। हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को हुआ, लेकिन ये प्रभावी हुई 1 जनवरी 1989 से। मई 1989 में हेलेंस्की में इसकी पहली बैठक हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाने को घोषित किया गया। जब 1989 में हेलेंस्की में पहली बैठक हुई इसकी, तो वहाँ पे 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया कि अब 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग मनाएंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ओजोन संरक्षण दिवस मनाएंगे। तो चलिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, अभी हमने पढ़ा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तो उसी की 20वीं वर्षगांठ देखो 1992 में 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल बाद 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, 20 साल बाद 1992 में उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट कहा गया। क्या? अर्थ समिट या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा गया। इसमें सम्मिलित देशों में एजेंडा 21 मतलब कि 21 विषयों पर स्वीकृति दी काम करना है। इसमें से कुछ हम मुख्य देखते हैं। वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया इसी सम्मेलन में। वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया जो ग्लोबल वार्मिंग रोकने, जैव विविधता के संरक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग देगा। रियो डी जेनेरियो में निर्धारित किया गया कि सदस्य राष्ट्र प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन में एकत्रित होंगे और जलवायु संबंधी चिंताओं और कार्य योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हुआ कि प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं हम लोग एकत्रित होंगे और जलवायु संबंधी चिंताओं पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन को जो कहा गया कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इसके जो सम्मेलन थे वही UNFCCC। 1995 में इसका पहला जो सम्मेलन हुआ कोप सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु
परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क 1992 में ही यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब एक समझौता था क्लाइमेट चेंज पर, UNFCCC सम्मेलन जो थे इनके अस्तित्व में आया। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को UNFCCC के तीसरे सम्मेलन अर्थात कोप के तीसरे सम्मेलन, इन्हीं की जो बैठकें होती थी कोप की, उसका तीसरा सम्मेलन हुआ क्योटो में, जापान के क्योटो में, और यह प्रभावी हुआ 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया। क्योटो सम्मेलन 16 फरवरी 2005 से प्रभावी। जो ये क्योटो था, ये क्योटो सम्मेलन यह अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता था, यह एक कानून, ये जो क्योटो सम्मेलन था यह एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है। चलिए अब इससे बाहर आते हैं क्योटो से, तथ्य देखते हैं हम लोग। क्योटो सम्मेलन से बाहर आ गए हम लोग, अब लाइन टू लाइन देखते हैं बस। फैक्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक पोषी स्तर से जब दूसरे पोषी स्तर में जाएगी ऊर्जा, तो ऊर्जा की मात्रा जो है घटती है। नील हरी सवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको परिवर्तित करके, जैसे धान के खेत इन सब चीज़ों में उनको प्रोवाइड करता है। तो नील हरी सवाल जैविक नाइट्रोजन से संबंधित है। धुआं, स्मॉग, आवश्यक रूप से वायुमंडल में जो दिखाई देता है ये होती है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। जो धुआं स्मॉग दिखाई देता है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार ये दिया जाता है यूएनईपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन याद करिए, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। और ये ग्लोबल 500 पुरस्कार इसी संस्था यूएनईपी द्वारा ही दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। यूएनईपी द्वारा जो ये पुरस्कार शुरू किया गया 1987 से शुरू किया गया, 1987 से दिया जा रहा है। कथन है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। सही है। कारण क्या है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, तो ये कारण सही है कि कम तापमान में नहीं रह सकती तो पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, और कारण यह है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है इसका। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न है क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट है। सतत विकास लक्ष्य हैं निर्धारित किए गए थे 2030 तक, जिसको पूरा करना है। तो इसमें जो 6वें नंबर का गोल है वो संबंधित है जल तथा सैनिटेशन, स्वच्छ जल और सैनिटेशन की आवश्यकता पर बल देता है। समृद्धि की सीमा का जो प्रतिपादन हुआ क्लब ऑफ रोम, और हम लोग देखते हैं कि क्लब ऑफ रोम क्या है। क्लब ऑफ रोम तो एक स्वायत्त संस्था है क्लब ऑफ रोम। इसकी स्थापना 1968 में 10 देशों के बैठक द्वारा रोम के एकेडेमिया द लिंसी में बैठक हुई थी। तो क्लब ऑफ रोम की स्थापना 1968 में 10 देशों के द्वारा रोम के एकेडेमिया द लिंसी में की एक बैठक में हुआ। क्लब ऑफ रोम एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है जो वैज्ञानिक विश्लेषण, बहस, संचार, नेटवर्किंग इत्यादि के माध्यमों की सहायता से अहम वैश्विक मुद्दों पर काम करती है। तो समृद्धि की सीमा इसी की द्वारा जो है अवधारणा इसी द्वारा दी गई। तो 1972 की एक रिपोर्ट में क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जानी जाती है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। यहाँ जो 5 मीटर लंबी सघन हाथी घास है, सवाना प्रदेश की यहाँ की प्रमुख घास है, 5 मीटर लंबी घास। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम। जो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन है, चीनी गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, लेकिन उत्पादकता महाराष्ट्र से कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं। सही है दोनों। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।